हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिट स्टडी। माय नेम इज कमलदीप। तो जैसा कि आपको पता है, आईबीपीएस आरआरबी ने अपनी पोस्ट निकाली हुई है। ठीक है, 2020 के लिए उसमें पीओ की पोस्ट है, कुछ क्लरिकल पोस्ट है। ठीक है, और कुछ आपके स्पेशलिस्ट ऑफिसर की भी वहाँ पे पोस्ट है। तो जो भी जिसके लिए एलिजिबल है वो आज सारा हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, जो यही है आईबीपीएस आरआरबी के अंडर, इसका मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक्स। तो हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की भी इसमें पोस्ट निकली हुई है। कितनी कितनी वो पोस्ट हैं उसको भी हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात करते हैं कि आपके लिए खुशखबरी क्या है, गुड न्यूज़ क्या है। तो हम आपके लिए एक बैच लेके आ रहे हैं फ्रॉम 23 जुलाई। ठीक है, ये आपको एलिट स्टडी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो 23 जुलाई से ये बैच लेके आ रहे हैं हम। और इस बैच की जो फीस है बहुत ही रीजनेबल है, 600 रुपये। पहले जो 30 स्टूडेंट होंगे उनके लिए कितनी फीस है, सिर्फ 600 रुपये। उसके बाद ये फीस बढ़ने वाली है। देखो जी, 1199 1200 रुपये होने वाली, क्योंकि इसमें देखो काफ़ी सारी पोस्ट आई हुई है आईबीपीएस आरआरबी के लिए। तो काफ़ी सारे बच्चे एग्जाम भरेंगे, तो बहुत से बच्चे कोचिंग लेंगे जी। क्योंकि बिना गाइडेंस के ये एग्जाम, अगर आपकी देखो शॉर्टकट्स वगैरह नहीं पता है, बेसिक आई थिंक सब बहुत से लोगों को क्लियर होता है, लेकिन एग्जाम में क्या करना पड़ता है, एग्जाम में सिर्फ बेसिक से काम नहीं चलता है। बेसिक के साथ साथ आपको क्या अपनानी पड़ती है, स्पीड प्लस में आपकी एक्यूरेसी। ये डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। तो हम आपको स्पीड प्लस में एक्यूरेसी कैसे उसको लाना है, वो सारा का सारा इस बैच में बताने वाले हैं। डन। तो मैंने जैसे कि बता दिया, 23 जुलाई 2020 से बैच स्टार्ट होने वाला है। फीस कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 599 रुपये। और अगर मैं इस एग्जाम की फीस की बात करूँ ना, एग्जाम फी की बात, तो एग्जाम फी जो है ना वो 850 रुपये है। तो आप समझ पा रहे हो, उससे भी कम हमने इसकी फीस रखी है। तो इसका हमारा यहाँ पे पैसा कमाने का मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, हम अपना टाइम देंगे, लेकिन टाइम के हिसाब से क्या होगा हमारा, सबसे ज्यादा मेन फोकस रहेगा आपकी प्रेपरेशन हो जाए बहुत ही रीजनेबल रेट में। ठीक है, तो समझिए इस बात को। पहले 30 स्टूडेंट के लिए 599, उसके बाद कितनी, 1199 रुपये। ये ध्यान रखना है। आगे बात करूं तो डेमो की बात करते हैं। तो आपको 4 डेमो मिलने वाले हैं जी। उन 4 डेमो में क्या आएगा, 2 आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं और 2 आपके क्वांट के डेमो रहने वाले हैं। डन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 2 डेमो हैं और आपकी रीजनिंग के 2 डेमो हैं। क्योंकि इसमें जो एग्जाम रहता है आपका, प्री जो एग्जाम है, उसमें सिर्फ आपको लॉजिकल रीजनिंग और सिर्फ क्वांट देखने को मिलेगा। यही 2 सब्जेक्ट होंगे, 80 क्वेश्चंस इसके मिलेंगे। और टाइमिंग कितनी, 80 मिनट। ये सॉरी, गलती कह दी, 45 मिनट आपके टाइम है सिर्फ। 80 क्वेश्चन, 45 मिनट। तो मैं अभी आपको आगे वाली स्लाइड्स में सारी चीजें बता दूंगा, फिलहाल के लिए ये इतना क्लियर है। फैकल्टी की बात करें तो केडी सर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक्सपर्ट। ठीक है, मैं आपको ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाने वाला हूँ। साथ में अंकित सर हमारे साथ रहेंगे, वो रीजनिंग एक्सपर्ट हैं। 4+ इयर्स, दोनों को 4-4 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में हमने पढ़ाया है, चाहे वो IBS हो, चाहे कैरियर पावर हो, चाहे अड्डा 24/7। तो काफ़ी सारी जगह हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो अब ये बैच आप लोगों के लिए स्पेशली लॉन्च किया जा रहा है। अब बात करते हैं, बैच 23 जुलाई से स्टार्ट है। तो डेमो लेक्चर कितने हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया था। 2 जो है डेमो आपके क्वांट के मिलेंगे, 2 आपके रीजनिंग के मिलेंगे। कोर्स में आपके लिए क्या है, तो इस कोर्स में आपके पास 80 आवर्स क्लास है, 80 घंटे की क्लास आपको लाइव क्लास मिलेगी। ठीक है, हाँ बीच में कभी कभार देखो हेल्थ इश्यूज अगर आ जाए या कुछ और प्रॉब्लम आ जाए, तो एक आधा दिन आपको रिकॉर्ड फॉर्म में भी देखने को मिल सकती है, पर ये सिर्फ एक आधे दिन के लिए। अदरवाइज मैक्सिमम क्लासेस आपको क्या मिलेंगी, 95% या 95 से भी ऊपर मान लो, आपको लाइव क्लासेस हम देने वाले हैं यहाँ पे। डन। अब अगर आपकी लाइव क्लासेस हैं तो इसमें 40 आवर का आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, उसमें 35 आवर आपकी क्लासेस हैं, प्लस 5 आवर जो है हम मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, उसकी डिस्कशन होगी जी। क्लियर। मॉक टेस्ट भी बिल्कुल, देखो पढ़ने से ही सारी चीजें नहीं होती, एक्चुअली उसको चेक भी करना है ना, कितना आपने वहां पे प्रिपेयर किया है, किस लेवल आप सही डायरेक्शन में जा भी रहे हो नहीं जा रहे हो। तो उस सब के लिए उन सब के लिए वो सारी चीजें चेक करने के लिए क्या किया है, 5 मॉक टेस्ट आपको वहां पे देना है। साथ में क्या करना है, साथ में 40 आवर रीजनिंग क्लास आपको मिलने वाली है। 40 आवर में क्या है, 35 आवर क्लास है, प्लस में 5 आवर आपका क्या है, मॉक टेस्ट डिस्कशन है, फिर से वही सेम चीज जो उसमें क्वांट में। ठीक है, तो एक एक चीज हम इसमें आपको बताने वाले हैं। ये नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी
सीट जो है उसमें बुक कर सकते हैं। प्री बुकिंग जो है स्टार्ट हो गई है। अब बुक कैसे करनी है अपनी सीट, देखिए आपने विजिट करना है एलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, और वहाँ पे कुछ इस तरह का आपके पास ये मिलेगा आपको लोगों के साथ में ये ज्वाइन बटन होगा। तो आपने क्या करना है, क्लिक ऑन ज्वाइन बटन। ज्वाइन के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा, दो ऑप्शन आएंगे, एक तो मंथली के हिसाब से, पर आपने उसको नहीं करना है ज्वाइन, आपने करना है ये वाला। अगर आपको कोर्स लेना है कोई, तो आपको ये 599 रुपीज़ वहाँ पे पे करने हैं। जैसे ही 599 आपके पे होंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। और हम बैच स्टार्ट कर देंगे कितनी तारीख से, 23 जुलाई 2020 से। डन। पूरा मैंने इसमें आपको बता दिया है। फिर भी किसी को कोई दिक्कत है, वो कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी जो डाउट है वो पूछ सकता है। डन। नंबर यही है, फ़ोन नंबर, इस पे कांटेक्ट करके ज़्यादा जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें था क्या आईबीपीएस में। तो सबसे पहले देखो, आपकी जो डेट्स थी तो वो 1 जुलाई 2020 से ये स्टार्ट हुआ है। 21 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो इन्हीं डेट्स के बीच में आपको ये फॉर्म को फिलअप करना है। फीस की बात करूं तो फीस भी आपको 1 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2020 के बीच बीच में भरनी है अभी। डन। अगर बात करूं मैं पीईटी की, प्री एग्जाम ट्रेनिंग की, तो मुझे नहीं लगता इस बार ये होने वाली है ड्यू टू कोरोना वायरस। ये आपका हो सकता है कैंसिल हो जाए, अगर होगी तो वो भी आपको मेंशन वहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले फॉर्म फिलअप करिए, अपने आप आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे आ जाएगा इसका। प्री एग्जाम ट्रेनिंग कब से कब तक की है, वैसे उन्होंने डेट रखी 24 अगस्त से 29 अगस्त की। डन। प्रीलिमिनरी एग्जाम का जो कॉल लेटर्स है, एडमिट कार्ड है, वो अगस्त 2020 में आ जाएंगे। और सितंबर या अक्टूबर 2020 टेंटेटिव डेट्स हैं, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा जी। ठीक है, प्रीलिमिनरी जो एग्जाम है, तो हम सितंबर लेके अगर चले हैं अभी के लिए, चलो मान लेते हैं सितंबर, वैसे तो मुझे नहीं लगता सितंबर में होने वाला है, ये डेफिनेटली अक्टूबर या नवंबर तक ये होगा, क्योंकि अभी कोरोना वायरस आपको पता है किस हिसाब से चल रहा है। लेकिन फिर भी सितंबर अगर मान के चलें तो हमारे पास कितने दिन बाकी बचे हैं, तो आज जुलाई चल पड़ा है, जुलाई अगस्त, ठीक है, एटलीस्ट 1.5 महीना आपके पास है, 1.5 मंथ। तो सिर्फ इतने महीने में आपको पूरे एग्जाम की प्रेपरेशन करनी है। डन। किस हिसाब से प्रेपरेशन करनी है वो आगे हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। इसमें एलिजिबल कौन कौन से हैं, तो एलिजिबल है, देखो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नेपाल का है, भूटान का है, ये आपने पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आसपास वाले जितने भी लोग हैं वो भर सकते हैं इसको। मेन चीज़ है इंडियन या नेपाल सिटीजन या भूटान का होना चाहिए, साथ में तिब्बतियन भी भर सकते हैं। अब आती है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो है वो एज, कितनी एज होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्केल 3, इसके लिए एज 21 से 40 साल, लेकिन साथ में इसमें आपके पास 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 5 ईयर एक्सपीरियंस रिलेटिव फील्ड में आपका होना चाहिए। स्केल 2 में मैनेजर है, मैनेजर की भी उसमें दो टाइप के हैं, एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर है और एक जनरल बैंकिंग मैनेजर है। तो इसमें भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें एज कितनी, 21 से 32 साल है, तो इसमें भी साथ में आपको एक्सपीरियंस चाहिए। डन। तो जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो भर सकते हैं इसको, लेकिन हम बात करेंगे इन दोनों की, ये मेन है। ऑफिसर स्केल 1 जिसको पीओ बोलते हैं, और आपका असिस्टेंट आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट, इसको क्लरिकल बोलते हैं जो। तो ये जो पीओ और क्लरिकल का एग्जाम है, इसके लिए एज कितनी है, तो देखो पीओ के लिए 18 से 30 साल है, और क्लरिकल की बात करूं से 18 से 32 साल है, सॉरी 18 से 28 साल है एक्चुअली। 18 से 30 साल किसके लिए है, 18 से 30 साल आपके ऑफिशियल असिस्टेंट के लिए है जी। ठीक है, जो असिस्टेंट मैनेजर है, सॉरी, और जो ऑफिस असिस्टेंट है उसकी 18 से 28। तो डेट्स आपने देख लेनी है कि आपकी एज इनके बीच में आ रही है या नहीं आ रही है। एक चीज का और ध्यान रखना है, जो आपका ऑफिस असिस्टेंट है इसको आप फिलअप कर सकते हो, क्लरिकल जिसको मैं लिख रहा हूँ क्लरिकल को, प्लस में ये जो ऑफिसर स्केल है इसके 3 एग्जाम एक्चुअली, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 एंड ऑफिसर स्केल 3। ठीक है, ऑफिसर स्केल 3। तो अब इन 3 एग्जाम में से कोई एक भरना है, तो ऑफिसर जो क्लरिकल का एग्जाम है, एक वो एग्जाम हो गया, प्लस में दूसरा कौन सा भर सकते हैं, इन 3 में से कोई एक, या तो 1 या 2 और 3। कहने का मतलब तीनों एग्जाम एक साथ ये नहीं भर सकते, इनमें से कोई एक होगा, या तो ये भरिए या ये या ये। डन।
तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर भी कोई डाउट है पूछिए उसको कमेंट सेक्शन में। अगर बात करूं मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, क्लैरिकल की बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री आपकी एनी डिसिप्लिन, कोई सी भी आपकी डिग्री हो सकती है, ठीक है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ में प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्टिसिपेटिंग आरआरबी, ये इंपॉर्टेंट थिंग है भाई। आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए लोकल लैंग्वेज में। सपोज करिए आपको केरला का भरना है तो केरला के लिए आपको मलयालम आनी चाहिए। डन। लोकल लैंग्वेज में अगर आपकी प्रोफिशिएंसी नहीं है तो आप इसको नहीं भर पाओगे। बात समझ आ गई। लेकिन हाँ, कोई सीखना चाहता है कोई और लैंग्वेज तो उसको सीख सकता है। ये प्रोफिशिएंसी का क्या मतलब है? मतलब आपको एट्थ स्टैंडर्ड तक अगर आपके पास सर्टिफिकेट है जिसमें ये लैंग्वेज आपने पढ़ी हुई है, सपोज करो किसी में तेलुगु है, सपोज करो तेलुगु आपने एट्थ क्लास में पढ़ी है, तो जिस भी स्टेट में तेलुगु आपकी लैंग्वेज है उस स्टेट के आरआरबी को आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सी स्टेट में कौन सी लैंग्वेज चाहिए। अगर सपोज कर आपको तेलुगु नहीं आती है तो आपने क्या किया, एग्जाम फिलअप किया, आपकी सिलेक्शन हो गई। लेकिन जैसी सिलेक्शन हुई उसके बाद आपको तेलुगु तो नहीं आती, लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं, वो 6 मंथ्स का टाइम देते हैं, 6 महीने का टाइम देते हैं ज्वाइनिंग के बाद कि आप इसके एग्जाम जो है वो क्लियर कर लो तेलुगु का या प्रोफिशिएंट बन जाओ उसमें, ठीक है, तो फिर भी आपकी वो ज्वाइनिंग वैलिड मानी जाएगी। डन। असिस्टेंट मैनेजर की बात करूं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, देखो फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, पीसी कल्चर, कॉर्पोरेशन, लॉ, इकोनॉमिक्स, इनको वहां पे प्रेफरेंस दी जाएगी अगर ऐसी डिग्री कोई आपके पास है तो। दूसरा प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, वही जो यहाँ पे बताया सेम इसमें। डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये डिजायरेबल है, होनी चाहिए, आपको आना चाहिए कंप्यूटर नॉलेज। डन। फिर बात करते हैं ऑफिसर स्किल 2 की। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या, एजुकेशनल बैचलर डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से हो, बस आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी। नेक्स्ट, ऑफिसर स्केल 2 में स्पेशलिस्ट ऑफिसर आता है, वो जनरल बैंकिंग ऑफिसर था, अब इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर है। स्पेशलिस्ट में सबसे पहले आता है आईटी। आईटी में कौन कौन भर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसके इक्विवेलेंट मिनिमम अगर आपने 50% मार्क्स के साथ कोई डिग्री ली है या इंजीनियरिंग की डिग्री ली है तो आप ये भर सकते हो। साथ में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड, मतलब जो फील्ड यहाँ पे बताई गई है जितने भी, उनमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। डिजायरेबल मतलब जरूरी नहीं है, पर अगर ये हो तो आपको प्रेफरेंस ज्यादा अच्छी दी जाएगी, ये सर्टिफिकेट होगा। फिर अगला है चार्टेड अकाउंटेंट, सीए जिसको बोलते हैं। तो ये चार्टेड अकाउंटेंट किसी भी इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बाय, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ चार्टेड अकाउंटेंट। तो आप ये चार्टेड अकाउंटेंट का स्पेशलिस्ट ऑफिसर वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट में बात करूं तो नेक्स्ट होनी चाहिए लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर के लिए आपको पता है एलएलबी आपकी होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद 50% मिनिमम मार्क्स। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, और शुड बी अ लॉ ऑफिसर इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स। सेम वही, 2 साल से ज्यादा का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉ ऑफिसर और एज एन एडवोकेट। नेक्स्ट है आपका ट्रेजरी मैनेजर। 1 साल का आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें ट्रेजरी मैनेजर में, और एक्सपीरियंस सॉरी ऑफिशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है जी। तो क्या होना चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट इन और एमबीए इन फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, मार्केटिंग ऑफिसर। अगर आपने एमबीए करी है मार्केटिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप फिलअप कर सकते हो। एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करूं तो इसमें आपके पास ये एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पीसी कल्चर, ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट, और 2 साल का क्या होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। समझ गए। नेक्स्ट क्या आया देखो, ऑफिसर स्केल 3, सीनियर मैनेजर। बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, बिल्कुल किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है। साथ में आपके पास ये नीचे दी हुई है डिग्री, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, अगर ऐसी कुछ डिग्रीज है
तो इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ में एक और चीज है, मिनिमम 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ऑफिसर इन अ बैंक और इन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डन। अब मैं बात कर रहा था देखो एग्जामिनेशन फीस की, तो देख लो 850 रुपये जो जनरल कैंडिडेट हैं या EWS हैं या OBC हैं उन सब के लिए आपको 850 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन जो SC ST PWD हैं, ठीक है, उनको 175 रुपीज़ पे करने हैं सिर्फ और सिर्फ। वैसे ही ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं तो उसमें भी 175 और 850, 175 फॉर SC ST एंड PWD और एक्स सर्विसमैन, जबकि 850 रुपये बाकी जितने कैंडिडेट बच गए उनको। और अगर कोई आपके वहाँ पे चार्जेस लगते हैं, बैंक चार्जेस लगते हैं, तो वो आपके अकाउंट से कट जाएंगे इस 850 के बाद। वो बैंक की वहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं है जी, ठीक है, वो भी आपके खाते से कटेंगे। तो मिनिमम 850 तो लगेंगे, बाकी बैंक चार्जेस मुझे नहीं लगता ज़्यादा लगते हैं, 10 रुपये लगेंगे शायद, ठीक है, वो भी किसी के नाम भी लग सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे है एग्जाम पैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पैटर्न, ठीक है। एग्जाम पैटर्न में क्या है, देखो प्रीलिमिनरी एग्जाम है। प्री एग्जाम में आपके पास आएगा रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, मतलब क्लरिकल की अगर मैं बात करूं। और एग्जाम मीडियम यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा जी। किसमें होगा? हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। यहाँ पे भी न्यूमेरिकल एबिलिटी हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रीजनिंग की बात करूं तो 40 आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बात करूं तो ये भी कितने आएंगे? 40 आएंगे। और मैक्सिमम मार्क्स की बात करूं तो 40 यहाँ पे और 40 यहाँ पे। डन। और टोटल जो टाइम होगा आपका वो कितना होगा? देखो 45 मिनट्स, 45 मिनट का टोटल टाइम वहां पे मिलने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई डाउट इसमें? अब 45 मिनट का टोटल टाइम, 80 क्वेश्चन। आप बोलोगे सर इतना फास्ट कैसे करें? तो देखो जब ऐसा होगा तो क्वेश्चन यहाँ पे ना आपको इजी टू मॉडरेट मिलेंगे, ठीक है। तो देखो बेसिक मैंने कहा ना सबको आता होगा, परसेंटेज सबको आती है, लेकिन मैं आपको क्या सिखाऊंगा? मैं आपको सिखाऊंगा कुछ फास्ट टेक्निक्स। रीजनिंग वाले सर अंकित सर भी आपको फास्ट टेक्निक सिखाएंगे, क्वेश्चंस को जल्दी कैसे सॉल्व करना है, मतलब इस 45 मिनट में 75 प्लस कैसे आपको लेके आना है, ठीक है। वो हम ये जो क्लासेस लेने वाले ATR की जो आपकी क्लास होगी उसमें हम आपको सिखाने वाले हैं कैसे क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करना है। डन। वैसे अगर ऑफिसर स्किल PO की बात करूं तो देखो एग्जाम में दो लेवल है इस एग्जाम में। एक तो ऑफिसर लेवल, ऑफिस असिस्टेंट लेवल, मतलब क्लरिकल लेवल है। दूसरा है PO लेवल। तो ये जो हम क्लासेस लेके आएंगे वो इस लेवल की लेके आएंगे। तो अगर आप थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन अगर जल्दी से कर पा रहे हो तो इजी लेवल को तो और जल्दी कर पाओगे ना उससे। तो जब भी हाई लेवल की तैयारी करते हो तो लो लेवल की ऑटोमेटिक हो जाती है। तो हम PO की तैयारी करेंगे, क्लरिकल की साथ साथ उसमें चलती रहेगी, उसके भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहेंगे। क्लियर है? अगर टॉपिक्स की बात करूं तो इसमें वही रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला है। मीडियम वही रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 40 आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? ये भी 40 हैं। यहाँ भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मैक्सिमम मार्क्स 40। मिनट वही फिर से 45। तो मैंने आपको बता ही दी है कैसे इसको करना है। डन। बाकी आप डेमो क्लासेस लगाइए, वो फ्री हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं है। पहले आप डेमो देखिए, आपको 10-12 तारीख तक डेमो मिल जाएंगे, ठीक है। 4-5 डेमो जितने भी हैं उन डेमोज को चेक करिए। उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या आएगा। और रीजनिंग वाले सर आपको रीजनिंग का बताएंगे कि क्या क्या टॉपिक आएंगे और कौन कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको करने ही करने हैं, उनको छोड़ के तो जा ही नहीं सकते, ठीक है जी। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जो आपकी डेमो क्लास होने वाली है। फिर उसके बाद 23 जुलाई से हमारा ये बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी भी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। काफी एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको ये लेके आ रही है बैच। तो और रीजनेबल रेट पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई रेट रख दिए हमने 5,000 6,000, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल 500 रुपये 600 रुपये। अगर मैं बात करूं 1 साल की, तो 1 साल के सपोज करो आप 600 रुपये दे रहे हो, 1 साल के 600 रुपये तुम दे रहे हो, तो 1 महीने के कितने पड़े? 50 रुपये। और 50 रुपये नहीं दे सकते क्या 1 महीने के पढ़ने के? 50 रुपये ही मांग रहे हैं ना, ठीक है। तो 50 रुपये में ही आपका 1 महीने का फीस आ जाएगी इसमें। 1 साल तक अगर वैलिड है तो 600 रुपये के हिसाब से गिन लो, आप खुद ही 50 रुपये पड़ेंगे। डन। आगे चले, आगे बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। अब मेंस एग्जामिनेशन की अगर बात करूं तो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट क्लरिकल
और क्लर्क की बात करूं, ठीक है, तो इसमें आपका रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी और हिंदी इंग्लिश। एक्चुअली इन दोनों में से कोई एक करना है, या तो हिंदी करिए या इंग्लिश करिए, या इच्छा आपकी है जोन सा आपको पसंद है। तो देखो, जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता था, इंग्लिश सब्जेक्ट इसमें से हट गया। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी इसको मिस मत करिएगा। बार बार कह रहा हूँ, मत करिए। ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। घर पे बैठे हो इस टाइम पे, आराम से करिए इसको प्रिपेयर। और ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको बता दिया, डेमो क्लास में मैं आपको बता दूंगा कौन से टॉपिक में क्या क्या आएगा, ठीक है। फिर अगर आपका प्री क्लियर हो जाएगा तो फिर हम ये वाला जो है, ये कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपने चूज किया होगा, उसका बैच भी फिर से हम लेके आएंगे, ठीक है। अब बात करूं ऑफिसर स्केल 1 की, तो ऑफिसर स्केल 1 का भी सेम वही है, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, और साथ में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। डन। टोटल इसमें 200 क्वेश्चन रहते हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ये भी 200 हैं, ठीक है। नीचे लिखा है आपको 4A या 4B में से कोई एक चूज करना है, दोनों को चूज नहीं करना है वहां पे। अब जो मैं आपको बता रहा था, देखो कौन सी स्टेट से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देखो, अगर आंध्र प्रदेश से आपको भरना है ना, तो आपको तेलुगु आनी चाहिए वहां के लिए। अगर तेलुगु नहीं आती है तो आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, हिंदी इंग्लिश से काम चलेगा। आसाम के लिए आसामीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश तो आनी चाहिए, साथ में आसामीज में आप प्रोफिशिएंट होने चाहिए। प्रोफिशिएंट का मतलब मैंने बता दिया था, 8th क्लास या उससे ऊपर की क्लास में वो लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बिहार की बात करूं, हिंदी इंग्लिश। छत्तीसगढ़, हिंदी इंग्लिश। गुजरात के लिए गुजराती आपको आनी चाहिए साथ में। हरियाणा, हिंदी इंग्लिश। हिमाचल प्रदेश, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। आगे हिमाचल प्रदेश, इसकी सीट्स बताऊंगा कितनी आगे। जे एंड के लिए उर्दू चाहिए आपको, उर्दू एक्स्ट्रा आनी चाहिए भी आपको। झारखंड के लिए हिंदी इंग्लिश, ओनली हिंदी इंग्लिश। कर्नाटका के लिए हिंदी इंग्लिश, कन्नड़ा, कोंकणी, ये दोनों भी आनी चाहिए। केरला की बात करूं, इंग्लिश, हिंदी, साथ में क्या होना चाहिए, मलयालम। एमपी की बात करूं, हिंदी इंग्लिश। महाराष्ट्र के लिए हिंदी इंग्लिश, मराठी तथा कोंकणी आनी चाहिए। मणिपुर की बात करूं तो मणिपुरी आनी चाहिए। आगे मेघालय, हिंदी इंग्लिश। मिजोरम, हिंदी इंग्लिश। नागालैंड, हिंदी इंग्लिश। उड़ीसा में ओडिया एक्स्ट्रा आनी चाहिए आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा। पौंडुचेरी में तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये तीनों आपकी आनी चाहिए लैंग्वेज आपको। इनमें से कोई अगर एक भी आती है तो भी आपको वहां पोस्टिंग मिल जाएगी। पंजाब की बात करूं, पंजाब के लिए हिंदी इंग्लिश और पंजाबी। राजस्थान में हिंदी इंग्लिश। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में इंग्लिश, हिंदी और साथ में तमिल आनी चाहिए आपको। तेलंगाना की बात करें तो तेलुगु एवं उर्दू आपको साथ में एक्स्ट्रा आनी चाहिए। त्रिपुरा के लिए बंगाली आनी चाहिए एक्स्ट्रा। यूपी के लिए उर्दू आपको एक्स्ट्रा चाहिए। हिंदी इंग्लिश तो चाहिए, चाहे साथ में उर्दू की भी आपको, अगर कुछ रीजन ऐसे हैं वहां पे उर्दू आपको आनी चाहिए। उत्तराखंड में हिंदी इंग्लिश से काम चल पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में बंगाली एक्स्ट्रा आपको आनी चाहिए, प्रोफिशिएंट वो लैंग्वेज होनी चाहिए। डन। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल 2 की। तो ऑफिसर स्केल 2 में एक ही एग्जाम रहने वाला है, उसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फाइनेंशियल अवेयरनेस, हिंदी इंग्लिश में कोई एक लैंग्वेज, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई। तो वही सेम इसमें है, पर इसमें साथ में क्या है आपका, सिर्फ एक ही एग्जाम है, उसके बाद इंटरव्यू होगा डायरेक्ट। ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट की बात करूं, सेम वही, प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। साथ में हिंदी इंग्लिश में से कोई एक, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई। तो देखो, प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गई, बाकी सब सेम था इसके जैसे ही। डन। तो इसमें 240 नंबर आपके बनने वाले हैं और ये 2.5 घंटे का पेपर आपका रहने वाला है, ठीक है। ये भी सिंगल पेपर है, इसके बाद आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। ऑफिसर स्केल 3 का कोई भरना चाहता है तो सेम वही, रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इंटरव्यू फिर से। अब बात करूं मैं पेनल्टी की, तो अगर आप देखो एक सही क्वेश्चन करते हो तो उसके आपको जितने भी वहां पे नंबर होंगे, आई थिंक 1 नंबर मिला होगा, ठीक है, 1 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर गलत आप वो क्वेश्चन करते हो तो आपके 0.25 इतने कट जाएंगे। कितने, 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे।
और अगर आप किसी क्वेश्चन को स्किप करते हैं तो उसको छूते नहीं है तो उसकी आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं स्कोर कैसे मिलेगा, तो नॉर्मलाइज करते हैं वो, ठीक है। वो आपको एग्जाम जब क्लियर कर लोगे उस टाइम मतलब जब प्री दे दोगे उसके बाद पता चल जाएगा कैसे कैसे बनेगा। ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं, आपके जो मार्क्स जुड़ेंगे वो मेंस एग्जामिनेशन के जुड़ेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, सिर्फ प्री का कोई रोल नहीं है वहाँ पे। स्केल 1 की बात करूं उसमें भी आपका मेंस प्लस में इंटरव्यू उसका आने वाला है, ठीक है। मेंस प्लस में इंटरव्यू के वहाँ पे आपके मार्क्स जुड़ेंगे बस। ऑफिसर स्केल 2 की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपके पास क्या है, देखो सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है प्लस में फाइनल इंटरव्यू प्लस में इंटरव्यू है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी इन दोनों के ऊपर। वैसे ही आपका ऑफिसर स्केल 3 है, उसमें भी सेम यही आपका पैटर्न रहने वाला है। डन। अब बात करते हैं इंटरव्यू के टाइम कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सेल्फ टेस्टेड साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। क्या क्या चाहिए, कॉल लेटर होना चाहिए, इंटरव्यू कॉल लेटर, साथ में आपके पास ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये ध्यान रखना जो आप फॉर्म फिलअप करते हो तो उसके साथ में प्रिंट आउट उसका निकाल लेना है, वो भी आपको चाहिए जब आप वहां पे इंटरव्यू देने जाओगे। फिर आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। जो डेट ऑफ बर्थ है उसका प्रूफ आपको चाहिए, जो भी आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे, ठीक है। 10th का सर्टिफिकेट आपका चल पड़ता है, हम उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए आपको, आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आएगा आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, ये सब उसमें आएंगे। बाकी आप देख लीजिएगा इसमें और भी ये सब रहने वाला है। डन। नेक्स्ट पे आते हैं फिर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है आधार कार्ड, ई आधार, लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, ये सारे के सारे आपके आइडेंटिटी कार्ड हैं, आपके चल पड़ेंगे। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल डिस्टेंसिंग। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके नॉर्म्स क्या क्या हैं ये आपने ध्यान रखना है। तो क्या किया है, देखो डिफरेंट रिपोर्टिंग टाइम विल बी प्रिंटेड फॉर अ सेट ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट मच बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम टू अवॉइड क्राउडिंग। तो आपको थोड़ा पहले जाना है एग्जाम से, एटलीस्ट 1 घंटा पहले वहां पे जाइए ताकि वहां पे वो सारी चीजें अच्छे से मैनेज कर पाए। और क्या दिया है इसमें, देखिए ये कुछ ज्यादा है नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम आपको देना है तो आपको ये पहनना बहुत जरूरी है, मास्क आपके पास होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लव्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल लाते हो वो आपका अलाउड है, ठीक है। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर वो भी अलाउड है, एक सिंपल पेन वो भी ले जा सकते हैं। एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, फोटो आईडी कार्ड, ये सब आप ले जा सकते हैं। कॉल लेटर, एडमिट कार्ड शुड ब्रॉट विद फोटोकॉपी ऑफ आईडी कार्ड स्टेपल विद ओरिजिनल। देखो एडमिट कार्ड को आपने किसके साथ लाना है, जो आपके पास आईडी कार्ड होगा उसकी फोटोकॉपी के साथ, और दोनों को स्टेपल कर देना है। साथ में आपको ओरिजिनल आईडी कार्ड भी साथ में वहां पे रखना है। और ये नहीं कि आप वोटर कार्ड ओरिजिनल में लेके चले गए और वहां पे फोटोकॉपी आधार कार्ड की लेके चले गए, तो कई बार ये भी करते हैं बच्चे। तो ध्यान रखना है जो आप लेके जाओगे उसी की फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। डन। उसके अलावा और कोई भी आइटम वहां पे अलाउड नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। और क्या है, स्क्राइब का मतलब क्या है यहाँ पे, वो स्क्राइब अलाउड है। स्क्राइब मतलब सपोज करो कोई लिख नहीं पा रहा है या कोई लिख नहीं सकता तो अपने साथ किसी और को ले जा सकता है, तो उसके लिए वो प्रॉपर जो भी उन्होंने रूल्स दिए हैं, फॉर्म वगैरह फिलअप करवाते हैं, वो आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करके वहां पे उसको ले जाना है। साथ में वो क्या होना चाहिए, वो साथ में जो गया आदमी वो भी वहां पे मास्क जो है पहन के आना चाहिए, बिना मास्क पहने वो अलाउड नहीं किया जाएगा। बोथ कैंडिडेट एंड स्क्राइब विल रिक्वायर टू वेयरिंग N95 मास्क। डन। कैंडिडेट के पास वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए मोबाइल में। चाहिए, अगर आरोग्य सेतु नहीं है तो फिर आपको फॉर्म फिलअप करवाएंगे वहां पे कुछ और,
और अगर आरोग्य सेतु आपके पास है तो फिर वो आपको जाने देंगे, एग्जाम में बैठने देंगे। लेकिन उसमें जो स्टेटस होना चाहिए वो बिना रिस्क फैक्टर के होना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसे यू आर सेफ और यू आर एट लो रिस्क, ये आपको वहां पे शो करना चाहिए, अदरवाइज वहां पे आपको दिक्कत हो जाएगी जी। उसके बाद फॉर्म आपका वहां पे जमा हो जाएगा, ठीक है। देखो कैंडिडेट विद मॉडरेट और हाई रिस्क, मैंने कहा ना, देखो लो रिस्क वाले जो हैं सिर्फ वही अलाउड होंगे, या जो सेफ होंगे वही अलाउड होंगे। अगर आप मॉडरेट और हाई रिस्क वाले हैं आरोग्य सेतु पे, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो अपने आप को वहां पे बचाना है भी। देखो 3 महीने का टाइम है आपके पास, इन 3 महीनों में अपने आप को सेफ रखना है, बीमार मत होइए। अगर आप बीमार हो पा रहे हो, वहाँ पे टेम्परेचर भी चेक होगा। टेम्परेचर सपोज करो आपका इससे 99.14 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आया, तो वहाँ पे, या वायरस का कोई और सिम्टम दिखा, तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि आपने वहाँ पे अपने आप को, जहाँ पे भी अभी हो घर पे, बिल्कुल स्वस्थ रहिए, सेफ रखिए अपने आप को, ताकि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ और एग्ज़ाम दे पाएँ, ठीक है। तो बहुत ही खराब टाइम है बाहर, आपको पता ही है। तो सेफ रहिए, अभी अपने आप को सेफ रखिए। नेक्स्ट, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो ये तो आपको पता ही है, वो फोटो कैप्चर वगैरह करते हैं वहाँ पे, वो खुद सारा काम उनका है, वो अपने आप को बता देंगे, ठीक है। मेन चीज है रफ शीट की, इस बार नो एक्स्ट्रा रफ शीट, नो एक्स्ट्रा रफ शीट, कोई भी एक्स्ट्रा रफ शीट वहां पे आपको नहीं मिलेगी, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी जो एक्स्ट्रा रफ शीट है वो वहां पे नहीं मिलने वाली है। डन। तो देखिए हम बात कर रहे थे, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा रफ शीट आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। जितनी वो एक बार रख देंगे वही है फाइनल। तो ध्यान रखिए, क्या करिए, सपोज करो ये रफ शीट है आपके पास, तो उसको कुछ ऐसे यहाँ पे लाइन्स लगा दीजिए, फिर ऐसे उनको जो भी है थोड़ा कम कम करके लिखिए। 3 कॉलम बना लीजिए, 3 नहीं बना पा रहे हैं 2 कॉलम बना लो। तो 2 कॉलम में अब उसको भरना है आपने, ठीक है। पहले तो जितनी मर्जी रफ शीट लेते थे, लेकिन अब कोविड करके ये इसने थोड़ा सा रूल्स में चेंज किया, तो ये ध्यान रखना है आपने जी। रफ शीट वहां पे एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, जितनी वो दे देंगे पहले से एक बार रख देंगे आपके डेस्क पे, उतनी ही आपको मिलने वाली है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है इसके लिए, तो इसके लिए आपको 3 चीजें चाहिए। देखो, एक तो आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैन फोटोग्राफ, एक सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, साथ में आपका एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होनी चाहिए। ये चारों चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप ये फॉर्म फिलअप कर पाओगे। और जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर क्या लिखना है आपको, ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है जो यहाँ पे इंग्लिश में उसने लिखी है, इंग्लिश में ही लिखना है, और रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है। आपको यहाँ पे कैपिटल उसका यूज नहीं करना है कि सारा का सारा कैपिटल लिख लो। और साथ में जो साइन आपके होंगे वो भी रनिंग हैंड राइटिंग में होंगे, कैपिटल लेटर्स का यूज आपने साइन में नहीं करना है। डन। जो फोटोग्राफ होगा उसका आपका ये पिक्सल्स वगैरह यहाँ पे दे रखे हैं, वो 20 केबी से 50 केबी के बीच की फाइलों बननी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बननी चाहिए, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं पूरा आपको ये प्रोसीजर वहाँ पे करके दिखा भी दूंगा कि कैसे कैसे एग्जाम को फिलअप करना है वहाँ पे। डन। और 50 केबी से ऊपर की वो फाइल नहीं बननी चाहिए। वैसे अगर आप सिग्नेचर की बात करोगे तो ब्लैक पेन से आपके व्हाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए। 10 केबी से 20 केबी के बीच की फाइल बननी चाहिए, 20 केबी से ज्यादा नहीं बननी चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको व्हाइट पेपर पे विद ब्लैक और ब्लू इंक, ब्लैक ब्लू इंक दोनों से चल पड़ेगा, कोई एक से आपको वहां पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है। वही फाइल 20 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। डिक्लेरेशन की बात करूं तो इंग्लिश में होनी चाहिए, व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक से आपको लिखी हुई होनी चाहिए। फाइल टाइप जेपीजी और जेपीजी होनी चाहिए। डायमेंशन आपके 800 टू 400 पिक्सल, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, आपको बस ये साइज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो साइज आपका 50 केबी टू 100 केबी होना चाहिए, वो अपने आप एक्सेप्ट वहां पे कर लेता है। डन। आगे चले। अगर आपके पास आरोग्य सेतु नहीं है तो फिर आपको ये फॉर्म फिलअप करने के लिए वहां दिया जा सकता है, दिया क्या जा सकता है, ये दिया जाएगा। अगर आरोग्य सेतु नहीं है तो फिर आप वहां पे ये जो भी है
जो भी सिम्टम आपके हैं नहीं है, वो उस हिसाब से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी वो अपने आप आपको वहाँ पे बता देंगे इसके बारे में और, ठीक है। ये वही फॉर्म है, यही वाला फॉर्म है, ठीक है। आरोग्य सेतु अगर नहीं है तो ये पूरा का पूरा आपको फिलअप करना पड़ेगा। डन। अगर आरोग्य सेतु है तो ये फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं क्लैरिकल की कितनी कितनी पोस्ट कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो देखो 43 है इसमें। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, सॉरी आंध्र प्रदेश में 3 बैंक है, तो एनआर वाले हैं, ये अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं अपने आप को, यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं निकली है। 2 बैंक निकले हैं, एक चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक है, एक सप्तगिरी ग्रामीण बैंक है। इसमें 43 सीट्स हैं, इसमें 16 सीट्स हैं, ध्यान रखना है। जनरल की बात करूं, बाकी ईडब्ल्यूएस वगैरह ये आप देख ही लेना आगे कितने कितने सीट्स हैं। वैसे ही अब हमने मेन बात करनी है कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल की हम तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो सिलेबस तो सभी जितने भी आरआरबी हैं सबके लिए सेम है, आप जहां मर्जी से भरिए, लेकिन मैंने आपको लैंग्वेज का बता दिया, ठीक है। जो भी स्टेट से भरोगे उसकी लैंग्वेज आप देख लीजिएगा फॉर्म में, वो लैंग्वेज अगर आपको आती है तभी भरिएगा, साथ में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए उस लैंग्वेज का, लोकल लैंग्वेज का। अब बात करता हूँ हिमाचल की। तो हिमाचल में 28 सीट्स हैं, वो जनरल की हैं, ठीक है। तो देखिए एससी की कितनी सीट्स हैं, पहले वाला एससी था, फिर एसटी, फिर ओबीसी, फिर डब्ल्यूएस। तो एससी की देखो 10 सीट्स हैं, एसटी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 18 है, और ओबीसी की आपकी कितनी है, देखो 7, उल्टा क्या क्या, ये 18 ओबीसी हैं, 7 आपकी ईडब्ल्यूएस है। आगे आपके पास यहाँ पे पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन है, उनकी सीट्स भी आपको यहाँ पे दे रखी हैं। तो जनरल की 28 सीट्स हैं, ये आपने ध्यान रखना है। क्लैरिकल की अगर बात करूं मैं, अगर पीओ की बात करें, ऑफिसर स्किल 1 की, तो इसमें पीओ की बात करें तो पीओ में क्या है, देखो 16 सीट्स जनरल की हैं, एससी की आपके पास 6 सीट्स हैं, एसटी की 3 है, ओबीसी की 10 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 4 सीट्स हैं, और बाकी ये पीडब्ल्यूडी, बाकी एक्स सर्विसमैन की इसमें कोई सीट नहीं है। डन। तो ये 16 सीट्स जनरल के लिए, और ये बाकी सीट्स, तो इनके ऊपर आपका जी मुकाबला रहने वाला है, जो भी हिमाचल के लोग एग्जाम भरेंगे। तो भी जल्दी से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत कम टाइम बचा है, फटाफट एग्जाम की तैयारी करिए। बाकी डेमो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ जल्दी ही, जब आपको डेमो प्रोवाइड करूंगा उसमें आपको बता दूंगा एग्जाम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो वो डेमो जो लेक्चर होंगे उनको जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आप डेमो देखने के बाद ही रजिस्टर करवाइएगा। लेकिन अगर आप पहले से रजिस्टर करवाना चाहते हैं बिल्कुल करवा दीजिएगा, क्योंकि मेरे लेक्चर आपने पहले देखे भी होंगे, कुछ एलिट स्टडी पे पहले आए हुए थे, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। बाकी कोई भी आपको डाउट्स हैं, और कोई डाउट्स हैं, आप बेझिझक कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में हम आपको उन क्वेश्चंस के आंसर जरूर देंगे जी, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए काफी है इतना, और मैंने आपको बता ही दिया जैसे कि बैच हमारा जो है स्टार्ट होने वाला है कब से, ये बैच आपका है 23 जुलाई से। तो 23 जुलाई, ठीक है, 23 जुलाई से। फीस मैंने बता दी 599 रुपीज, बिल्कुल रीजनेबल फीस है, इससे आसान और इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा जितने भी और प्लेटफॉर्म है, लाइव क्लासेस आपको कभी भी इतनी सस्ती वो नहीं देने वाले। रिकॉर्डेड दे सकते हैं, या आप पुराने सेशन दे देंगे, या कुछ और करके दे देंगे, लेकिन आपको यहाँ पे बिल्कुल लाइव क्लासेस मिलेंगी 599 रुपीज में। 80 घंटे की क्लास है, बहुत होते हैं जी 80 घंटे, ठीक है। ये जो फीस 599 मैंने आपको काउंट करके बता दिया था, या 600 रुपये पड़े टोटल, तो 600 रुपये 12 महीने के अगर आप एक बार इसे देखोगे तो एक महीने के 50 रुपये तो पड़ रहे हैं एक टाइप से, और 50 रुपये एक महीने के बहुत छोटी सी बात है जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। पहला बैच हम इस प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने जा रहे हैं, इसलिए बिल्कुल रीजनेबल है, और ये पहले 30 स्टूडेंट के लिए जो 599 फीस है, 599 फॉर फर्स्ट 30 स्टूडेंट। जैसे ही 30 कंप्लीट होते हैं आपका ये 1199 होने वाला है। तो फटाफट अपनी बुकिंग करवा लीजिए, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है आपको पढ़ने का, ठीक है। एक एक चीज क्लियर होने वाली है, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है। और पेपर आपका जरूर निकलेगा, लेकिन ये नहीं कि सर ने बोल दिया तो हमारा पेपर जरूर निकलेगा, उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, बिना सेल्फ स्टडी के नहीं निकलेगा। बाकी बातें हम जैसे जैसे क्लास स्टार्ट होगी उसमें हम ये करते रहेंगे, कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करें। तो चलिए फिर इसी के साथ खत्म करते हैं आज का सेशन। थैंक यू वेरी